मेरा नाम हरीम है। मेरी शादी को 2 माह हो चुके थे। मैंने और वसीम ने अपनी पसंद की शादी की थी। हालांकि मेरे घर वाले राजी नहीं थे, मगर मेरी पसंद के आगे मजबूर हो गए। शादी की रात जब हर दुल्हन अपने दिल में अरमान सजाकर आती है, इसी तरह मैं भी बहुत खुश थी। वसीम अब मेरा हो गया था, मगर जब वसीम कमरे में आया तो बहुत चुपचाप था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मैं और वो 1 साल तक एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते और ना ही एक छत तले रह सकते हैं। मैं सख्त हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, मगर वो संजीदा था। उसका कहना था कि उसकी बड़ी आपा ने ख्वाब देखा है कि अगर हमने 1 साल से पहले कोई ताल्लुक कायम किया तो हम दोनों में से किसी की जान चली जाएगी। मैं एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की थी, इन बातों पर यकीन नहीं करती थी, मगर वसीम बाजिद था। उसका कहना था कि उसकी बड़ी आपा बहुत नेक हैं, उन्हें अक्सर सच्चे ख्वाब आते हैं और उन्होंने खुद आपा के ख्वाब सच होते देखे हैं। उस रात मुझे वसीम की सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर मैं कुछ ना कर पाई थी। अब हम सुबह नाश्ते की मेज पर मिलते और वो ऑफिस चले जाते। मेरी जिठानी इकरा बहुत ही सादा और घरेलू औरत थी। वो बड़ी आपा से बहुत डरती थी, तभी उनका हर हुक्म बजा लाती थी, मगर फिर भी आपा कभी खुश ना होती। आपा हमेशा काले लिबास में होती थी, एक तस्बीह अपने हाथ में हर वक्त रखती। उनका चेहरा साफ शफाफ था, बड़ी बड़ी आंखें, पतले होंठ और पतली नाक। जेवर के नाम पर उनके नाक में बस एक लौंग होती थी। वसीम और उनका भाई नबीद हमेशा उनके कदमों में बैठा करते थे और वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी और दोनों भाई भी उनकी बेपनाह इज्जत करते थे। इस घर में उन्हीं का सिक्का चलता था। पहले हफ्ते मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी और इकरा की इस घर में कोई हैसियत नहीं है। हमसे ज्यादा तो इस घर की नौकरानी परवीन का हुक्म चलता था। वो हमें ऐसे आंखें दिखाकर बात करती कि मुझे लगता हम इस घर की नौकरानियां हैं और वो मालकिन है। आपा के पास औरतें रोज दुआ करवाने आती थी। रोज घर में दोपहर तक महफिल लगी रहती थी। मैं वसीम से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं उससे बातें करना चाहती थी, उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी, मगर मुझे इसकी इजाजत नहीं थी। मुझे रात को डर लगता, क्योंकि हर रात एक अजीब सी आवाज मुझे सुनाई देती थी। न जाने किसी और को ये आवाज क्यों नहीं आती थी। एक बार मैंने वसीम से इस आवाज के बारे में जिक्र किया जब वो मुझे अम्मी के घर छोड़ने जा रहे थे। उन्होंने टाल दिया और कहा कि ये मेरा वहम है। अम्मी के घर जाकर मैंने सुकून महसूस किया, मगर दूसरे दिन ही वसीम मुझे लेने आ गए। हरीम चलो, बड़ी आपा ने कहा है कि तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान थी। आखिर मुझे अपने ही घर में क्या खतरा हो सकता है, मगर वो नहीं माने और मुझे वापस ले आए। फिर बड़ी आपा ने सख्ती से मना कर दिया कि अब मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती। उस दिन मुझे उनसे सख्त नफरत महसूस हुई। पहले मेरे शोहर को मुझसे दूर कर दिया और अब मुझे अपने माँ बाप से मिलने से भी रोका जा रहा था। आखिर ये घर था या कैद खाना, मेरी समझ से बाहर था। बड़ी आपा रात को दम किया हुआ दूध सबको पिलाती थी। उनका कहना था इस घर पर किसी खानदानी दुश्मन की बहुत बड़ी नजर है, इसलिए उन्होंने इस घर के अफराद को रात 12 बजे के बाद घर से निकलना सख्ती से मना कर रखा था। बड़ी आपा को एक बात मालूम नहीं थी कि वो मुझे दूध से एलर्जी थी। जब भी मैं दूध पीती फौरन उल्टी कर देती। ये बात मैंने यहाँ किसी को नहीं बताई थी। मैं उसकी मेडिसिन भी लेती थी, मगर फिर भी असर नहीं होता था। अगर मैं मेडिसिन ना लूं तो दूध पीते ही मेरे जिस्म पर लाल धब्बे पड़ने लगते थे। शायद यही वजह थी कि वो आवाजें मुझे ही सुनाई देती थी, क्योंकि मैं दूध पीते ही उल्टी कर देती और बाकी लोग उसे पीकर सो जाते। यानी उस दूध में जरूर कुछ मिला हुआ होता था। अब मुझे तजस्सुस होने लगा था। मैं रात को कमरे से बाहर झांकती तो हमारी नौकरानी परवीन गेट से बाहर जाती दिखाई देती और रोज रात के 1 बजे कहीं जाती थी। अब तो मुझे और भी खौफ आने लगा था। एक रात मेरी खिड़की पर एक साया लहराया। मैं बहुत घबरा गई। काफी देर तक देखती रही। कोई मेरी खिड़की के पास खड़ा रहा। जैसे ही वो साया वहां से हटा, मैं डरते डरते अपने बिस्तर से उठी और बाहर निकली। लाउंज में खामोशी थी। मैं अपने शोहर वसीम के कमरे में गई और दरवाजे को लॉक कर दिया। वो अपने बिस्तर पर बेखबर सो रहा था। मैंने उसे हल्के से छुआ और उसे उठाया। वो मुझे अपने पास देखकर हैरान हो गया। हरीम, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैंने उसे रोते हुए बताया कि मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है, आज रात मुझे यहीं रहने दो। वो परेशान हो गया, मुझे चुप करवाने लगा। फजर के वक्त बड़ी आपा के चिल्लाने की आवाज आई तो वसीम गड़बड़ाकर उठ बैठा और बाहर भागा। मैं भी डरते हुए उठी और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। क्या बात है? वो वसीम पर चिल्ला रही थी कि हरीम अपने कमरे में नहीं है। ये सुनते ही मैं कमरे से बाहर निकल आई और वसीम के पास खड़ी हो गई। वसीम ने बामुश्किल बताया कि रात को मैं उसके कमरे में थी। ये सुनना था कि आपा के चेहरे का रंग बदलने लगा। मैंने उस दिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चीज देखी थी जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे देखते ही वो वहां से पलट गई और अपने कमरे में चली गई। वसीम ने मुझे कहा कि मैं अपने कमरे में चली जाऊं। वो खुद बड़ी आपा के कमरे में चला गया। बड़ी आपा ने बहुत शोर डाला हुआ था, उनके रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। काफी बहस के बाद जब वसीम के रोने की आवाज आई तो मैं और घबरा गई कि अब क्या होने वाला है। उस रात वसीम ने मुझे कमरे में आकर दूध का गिलास दिया कि इसे पी लूं, तुम्हारी जान को खतरा है। बड़ी आपा ने खास अमल किया है। उस रात मैंने मजबूरन वसीम को बताया कि मुझे दूध से एलर्जी है। बड़ी आपा से कह दो मुझे पानी पर दम कर दे। अब तो मुझे भी खौफ आने लगा था कि कहीं वाकई कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद वसीम शरबत का गिलास लाया और कहा कि इसे पी लो। मैंने बामुश्किल पिया क्योंकि उसका जायका अजीब सा था। वसीम चला गया। मैंने बचा हुआ शरबत जल्दी से खाली बोतल में डाला और छुपा दिया। दूसरे दिन मैंने अपनी दोस्त मारिया को मैसेज किया कि वो आज मुझसे मिलने आए। वो उसी दिन आ गई। मैंने उसे कमरे में ले जाकर वो बोतल दी और कहा कि इसका लेबोरेटरी टेस्ट करवा दो और ये बात किसी को मालूम ना हो। मैंने उसे बोतल बैग में छुपाने का कहा। वो कुछ देर में चली गई। कुछ दिन से मैं नौकरानी परवीन पर नजर रखे हुए थी। एक दिन बड़ी आपा कमरे में नहीं थी। मैं परवीन के कमरे में जाने लगी। वो किसी लड़के से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। परवीन अभी 25 साल की थी और वो छोटी सी थी। जब आपा ने उसे इस घर में रखा था और उसे माँ बनकर पाला था, वो ही उनकी राजदार थी। बड़ी आपा की कोई बात उनसे छुपी हुई नहीं थी। वो हर वक्त उनके कमरे में होती। उसका एक खास काम हम पर नजर रखना था, मगर जैसे ही बड़ी आपा कहीं बाहर जाती वो आजाद हो जाती। फिर वो हमसे गाफिल होकर अपने छोटे से कमरे में कैद हो जाती। शायद उसका किसी लड़के से चक्कर चल रहा था जिससे वो आज भी बातें कर रही थी। मैं अचानक से उसके कमरे में गई तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने अपना फोन अपने हाथों के पीछे छुपा लिया। मैंने उसे आंखें दिखाई और कहा तुम क्या कर रही थी? वो पहले तो घबराई, फिर दीदा दलेरी से वहां से निकल गई। मैंने सोच लिया कि मुझे परवीन का पत्ता अब काटना ही है। फिर एक दिन वो एक लड़के से गली में बातें कर रही थी कि मैंने जल्दी से उसकी वीडियो बना ली। वो लड़का उसका हाथ थामे उसे कुछ कह रहा था और वो शर्मा रही थी। उस दिन बड़ी आपा किसी मिलाद में गई हुई थी और परवीन को हमारी निगरानी के लिए छोड़ गई थी। मैंने उसे वीडियो दिखाई तो वो रोने लगी और मेरे पैर पकड़कर कहने लगी, भाभी अल्लाह का वास्ता बड़ी आपा को मत बताना वरना वो मुझे घर से निकाल देंगी। मैंने उससे कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मगर बदले में तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। पहले तो वो नखरे करने लगी, मगर फिर डर के मारे उसने मुझे इतना बताया कि रात को 3 बजे छत पर जो कमरा बना हुआ है वहां पर सब कुछ खुद देख लेना। उसने मुझे बताया कि कमरे के साथ जो स्टोर है उसके अंदर से एक खिड़की है, वहां से देखना। मैंने इरादा कर लिया। बड़ी आपा के वापस आने से पहले मैंने स्टोर का दरवाजा खोला और खिड़की चेक कर ली। मैं नीचे आई तो मेरा फोन बज रहा था। मारिया की कॉल थी। उसने मुझे बताया मैंने जो सैंपल दिया था उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसने बताया कि इस शरबत में दिमाग मफलूज करने और नींद की दवाई डाली गई थी। मैंने सर पकड़ लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बड़ी आपा ऐसा भी कर सकती हैं। तभी आज तक मेरी जिठानी इकरा की गोद भी सूनी थी। वो भी बे औलाद थी क्योंकि उसे खास दम किया गया दूध रोज परवीन अपनी निगरानी में पिलाती थी। उस दिन जब बड़ी आपा ने मुझे वसीम के कमरे से निकलते देखा तो उसने भी मुझे शरबत में वही दवा डालकर दी कि कहीं मैं उम्मीद से ना हो जाऊं। अब तो मुझे इस घर से खौफ आने लगा था। कोई बहन भला क्यों नहीं चाहेगी कि उसके भाइयों की औलाद हो। फिर रात को मैंने छत पर जाकर जो कुछ देखा था वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी।
बड़ी आपा दुल्हनों की तरह तैयार होकर एक गैर मर्द के साथ बैठी हुई थी। अगर उनके भाई देख लेते तो यकीनन शर्म से मर जाते। उफ खुदाया, ये थी बड़ी आपा की असलियत। वो रोज रात को किसी लड़के के साथ छत वाले कमरे में जाती थी और घर वालों को कुछ खबर ना हो पाती, क्योंकि वो दम किया हुआ दूध जो पीते थे उसमें नींद की गोलियां होती थी। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। अगले रोज मैंने बड़ी आपा को वो रिपोर्ट दिखाई जिसमें लिखा था कि शरबत में क्या मिलाया हुआ था। वो मुझे देखकर हंसने लगी और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? उनको कोई फर्क ना पड़ा। वो कहने लगी, मैं जाकर साबित करूं कि ये उसी शरबत की रिपोर्ट है जो उन्होंने मुझे पिलाया था। मैं परेशान हो गई। वाकई में कैसे साबित कर सकती थी? रात को मेरे मोबाइल पर मेरे शोहर वसीम का मैसेज आया कि मेरे कमरे में आ जाओ। मुझे खुशी हुई। आज वसीम ने खुद मुझे अपने कमरे में बुलाया था, वरना तो वो मुझसे दूर दूर रहता था। मैं उसके कमरे में चली गई। वसीम का कंबल हटाया कि अचानक कमरे की लाइट ऑन हो गई। मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि बेड पर वसीम नहीं बल्कि उनका भाई नवीद सोया हुआ था। लाइट बड़ी आपा ने ऑन की थी। हम दोनों को यूं देखकर वो चिल्लाने लगी, तौबा तौबा, यहाँ ये क्या हो रहा है? मैं हैरान थी कि बेड पर वसीम की बजाय नवीद भाई कैसे आ गए थे। नवीद भी मुझे अजीब निगाहों से देख रहा था, जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। बड़ी आपा ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं जानबूझकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज वसीम के कमरे में नवीद सोया हुआ होगा। मैंने बहुत कहा कि मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ और मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। बड़ी आपा ने कहा, रात को उन्होंने सबको बता दिया था कि आज वसीम के कमरे में नवीद सोएगा और वसीम बड़ी आपा के साथ होगा। मैंने जब कहा कि मुझे मेरे शोहर वसीम ने मैसेज करके बुलाया था, तब मेरी बात को कोई भी मानने के लिए तैयार ना था। वसीम ने भी इस बात से इनकार कर दिया, बल्कि वो दोनों भाई मुझे बदकार समझ रहे थे। मैंने कसम खाई कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं था। बड़ी आपा मुझे कमरे में ले आई। मुझे कहा कि मुझसे दुश्मनी का सोचना भी मत। मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जिसका तुम सोच भी नहीं सकती हो। अगर अब तुम मेरी जासूसी करने से बाज ना आई तो याद रखना, आज तो सिर्फ एक नमूना दिखाया है, कल को मैं इसे सच भी साबित कर सकती हूँ। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी कि अब ऐसा नहीं होगा। तब वो बाहर जाकर सबके सामने बोली कि हरीम से गलती हो गई थी। उसे मालूम नहीं था कि वसीम अपने कमरे में नहीं था, इसलिए कोई उसे गलत ना समझे। तब नवीद भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा था और मेरे शोहर का रवैया भी मेरे साथ ठीक हो गया। अब मैं अच्छे से समझ चुकी थी ये दोनों भाई कैसे आंखें बंद करके बड़ी आपा पर यकीन करते थे। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी जिठानी इकरा की वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो पिछले एक माह से अपने मेके में थी। वहाँ सिर्फ उसकी अम्मी अब्बू ही रहते थे। मगर बड़ी आपा को ये इल्म ना हो सका कि नवीद दूसरे दिन वहाँ जाते हैं। वो इत्मीनान से घर पर बैठी हैं। एक दिन उनको इल्म हुआ जब नवीद भाई मिठाई लेकर घर आए। वो बहुत खुश थे। बड़ी आपा को मिठाई खिलाई तो वो हैरान थी, किस बात की मिठाई है। तब नवीद भाई ने उन्हें बताया कि वो फुफ्फो बनने वाली हैं। तब एकदम से बड़ी आपा की हंसी को ब्रेक लग गई। मैंने देखा उनकी सांसें फूलने लगी थी, मगर जल्दी ही उन्होंने खुद पर काबू पा लिया। बमुश्किल मुस्कुराकर मुबारकबाद दी। पर मैं बहुत खुश थी कि आज बड़ी आपा को पहली बार शिकस्त मिली थी। मगर वसीम की आंखों पर जो पट्टी बंधी थी, मैं उसे कैसे उतारती? वो भी अपनी बहन पर अंधा एतमाद करते थे। मैंने वसीम को सिर्फ इतना कहा कि बड़ी आपा हम दोनों को जानबूझकर मिलने नहीं देती। मेरा यही कहना था कि वो मुझ पर फट पड़ा। उसी वक्त मेरे अब्बू के घर छोड़ आया। उसने कहा कि जब मेरे सर से ये फतूर उतर जाएगा तब मैं वापिस आ सकती हूँ। जब आपा ने मुझे माँ बनकर पाला, मेरे लिए कुर्बानी दी, शादी तक ना की, तो तुम उन पर रोज एक नया इल्जाम क्यों लगाती हो? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि वो मुझ पर हाथ उठाए। वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर मैंने अपनी हरकतें ना छोड़ी तो वो मुझे तलाक दे देगा। वो मुझे बातें सुनाता हुआ मुझे मेरी माँ के घर छोड़कर चला गया और मैं बेबस जानवर की तरह सब कुछ सुनती रह गई। अगर मैं अपने शोहर से मोहब्बत ना करती तो कभी उस घर में वापस जाने का ना सोचती, मगर मैं भी दिल के हाथों मजबूर थी। रोज दुआ करती कि उस औरत का जादू वसीम पर ना चल सके। कुछ दिन के बाद वसीम मुझसे मिलने आया और कहा,
सामान पैक करो और घर चलो। वो बहुत बुझा बुझा सा लग रहा था। मैंने जल्दी से सामान उठाया और उसके साथ आ गई। मुझे देखकर बड़ी आपा की शक्ल देखने वाली थी। तब मैंने बड़ी आपा से कहा, आपा मुझे माफ कर दे, मैं आपसे बिना पूछे ही चली गई थी। तब अचानक वसीम बोला, हरीम, तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है। अपने घर में आने जाने से पहले किसी से पूछा नहीं जाता। मैंने हैरान होकर वसीम को देखा। बड़ी आपा का रंग फक हो चुका था। उन्होंने जल्दी से मुंह फेर कर पानी पीना शुरू कर दिया। मैं अपने कमरे में आई। उस दिन वसीम बहुत रोया। उसने मुझे बताया कि उसने बड़ी आपा को किसी गैर आदमी के साथ देख लिया था। होटल के कमरे में बड़ी आपा उस आदमी के साथ निकलते हुए देखी गई थी। घर पर वो सबको यही कहकर जाती थी कि वो एक सेंटर में दर्स देने जाती हैं। वसीम का कहना था कि वो अपने एक क्लाइंट के साथ लंच पर उसी होटल में गया था। उसका क्लाइंट उसी होटल में रहता था। उसने खुद आपा को किसी गैर मर्द के साथ। उसके बाद वसीम रोने लगा था। मैंने न जाने उसे कैसे संभाला। वसीम ने अपनी माँ को नहीं देखा था। आपा ही उसकी माँ और बाप थी। अब वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो तो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। आज बड़ी आपा भाइयों के सामने अदालत में बैठी थी, मगर वो मुजरिम बने खड़ी थी। वसीम और नवीद के सामने वो आदमी भी उनके साथ था जिससे वो रोज मिलती थी और उसे अपने घर भी बुलाती थी। ये वही इंसान था जिससे बड़ी आपा उस वक्त से मोहब्बत करती थी जब वो 18 साल की थी। ये उनका पड़ोसी अरसलान था जो उनसे मोहब्बत के दावे करने के बाद उस वक्त बाहर चला गया था जब आपा को उसकी जरूरत थी। उधर माँ बाप के इंतकाल के बाद आपा अकेली रह गई थी क्योंकि उनके दोनों भाई अभी छोटे थे। उन्होंने अपनी शादी का ना सोचा और भाइयों की परवरिश की, उन्हें इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। मगर उनसे बर्दाश्त नहीं होता था कि भाई और भाभियां उनके सामने प्यार और मोहब्बत से रहें या उनकी औलाद हो, क्योंकि भाइयों ने खुद तो शादी कर ली मगर अपनी आपा का कुछ ना सोचा। इसलिए उनको अपने भाइयों से बहुत जलन होती थी जब वो उन्हें सजते संवरते देखती और फिर वो रोज कोई न कोई बहाना करके उन्हें अलग कर देती थी। इसी से उन्हें सुकून मिलता। उन्होंने काला लिबास तो पहन लिया था मगर उनका दिल रंगों के लिए मचलता था। इसलिए वो रात के वक्त अपने इस ढोंग को खत्म करके रंगीन लिबास में बंद संवर कर अपने दिल को तसल्ली देती थी। अरसलान ने मुड़कर पीछे ना देखा था, लेकिन 1 साल पहले वो वापस आ गया था। उसने शादी भी कर ली थी मगर उसकी औलाद नहीं थी। वो फिर से रुखसाना आपा का तलबगार था। आपा ने उसे अपना बना लिया मगर वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपना नेक बनने का तासुर मिटाना नहीं चाहती थी। उन्होंने निकाह कर लिया था। वो अपने शोहर के साथ होती थी, किसी गैर मर्द के साथ नहीं होती थी। उस रात भी मैंने जिस आदमी के साथ उन्हें देखा था वो उनका शोहर था। और ख्वाब वाली जो बात थी वो आपा पहले खुद प्लानिंग करती और फिर खुद सबको कहती कि ये सब होने वाला है ताकि उनके भाई उनके काबू में रहे। सारी हकीकत खुल चुकी थी। बड़ी आपा रोई जा रही थी। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा और कहा, आपा, आप रो क्यों रही हैं? ये आपका हक है। अगर गलती आपने की है तो गलती आपके भाइयों से भी हुई है। उन्हें आपकी शादी का जरूर सोचना चाहिए था। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने ये हक आपको दिया है। आपके भाई इस हक को मिटा नहीं सकते। मेरी बात सुनकर उन्होंने हैरत से मुझे देखा। मैंने उन्हें कहा, आपा, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, बस आपने गलत तरीका अपनाया था। आप बता सकती थी आपके भाई आपको शादी करने से मना क्यों करते? वसीम और नवीद ने उन्हें यही समझाया। फिर उन्हें अरसलान भाई के साथ रुखसत कर दिया गया। वो यहाँ से जाते वक्त कांप रही थी। उनकी आंखें सूज गई थी। यही हाल उनके भाइयों का था। इतने सालों बाद वो अपनी मलकियत को छोड़कर जा रही थी जहाँ वो किसी को अपनी इजाजत के बिना पर भी नहीं मारने देती थी। आज सब कुछ हमारे हवाले कर रही थी मगर मैंने जाते जाते परवीन को भी उनके साथ भेज दिया था कि वो आपा का ख्याल रखे। खैर, मेरा मकसद उससे जान छुड़वाना था क्योंकि वो बड़ी आपा की जासूस थी, सो मैं उसे यहाँ देखना नहीं चाहती थी। उसके बाद मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। इकरा भाभी को बड़ी आपा ने अब तक औलाद से महरूम रखा था। जिन बातों पर पर्दा था, अच्छा है कि वो अब तक छुपी ही रही। क्या ख्याल है, मैंने ठीक किया या फिर बड़ी आपा के इस करतूत के बारे में भी उनके भाइयों को आगाह करना चाहिए था? खैर, जो भी था, अब वो अपने घर में और हम अपने घर में खुश थे। मेरे और वसीम के दरमियान जो दूरियां थी अब वो भी खत्म हो चुकी थी।